हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे हमने आपको किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम अपने अगले टॉपिक एज ए चैप्टर भी मान सकते हैं। साइड बुक में अगर देखेंगे तो यह एक चैप्टर होगा, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का ही जो चैप्टर फर्स्ट है उसी का पॉइंट है, ये चल रहा है। सॉरी, यहाँ देखिए वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। आप किसी साइड बुक में जैसे कुमार मित्तल के बुक में देखेंगे तो ये एक चैप्टर है, बट इफ यू थिंक अबाउट एनसीईआरटी बुक तो क्या होगा, देन इट विल बी द सेम चैप्टर। अब देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे, गॉस का मेनली जो है आगे का टर्म जो है गॉस थ्योरम का ही। तो गॉस थ्योरम देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो गॉस का प्रमेय है, गॉस का प्रमेय। लेकिन गॉस के प्रमेय को पढ़ने के लिए कुछ टर्म यूजफुल होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो जो छोटे छोटे चीज हैं जैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं ना, ये आगे के कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन द सेम मैनर देखिए गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे टर्म हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, जिनके बिना यानी जिनको कहे बिना हम गॉस थ्योरम को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उन टर्मों में से एक ऐसा टर्म हम लेते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, बड़ा ही अहम रोल है गॉस थ्योरम को पढ़ने में इसका। तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, व्हाट इज क्षेत्रफल। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, है ना। देखिए एरिया वेक्टर, अगर हम बात करें एरिया का तो एरिया एक क्या होता है, अदिश राशि मानते हैं आप लोग ना, यानी क्षेत्रफल को हम एक अदिश राशि मानते हैं। लेकिन अगर किसी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी हम कंसीडर करें तो क्या बन जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा ना। तो देखिए किसी क्षेत्रफल में, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। जैसे इस व्हाइट बोर्ड का देख लीजिए, इस व्हाइट बोर्ड का ये प्लेन है ना, ये समतलीय क्षेत्रफल माना जाएगा। ये एक समतलीय क्षेत्रफल, एक प्लेन है। अब इस प्लेन का जो डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर जो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर लंबवत लाइन खींचेंगे, इस लंबवत दिशा में क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। तो उस टर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए किसी भी समतलीय क्षेत्रफल में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, और इसकी दिशा क्या होगा, क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। तो अब बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर n कैप लिया जाए तो इस दिशा में जो क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर a इज इक्वल टू a इंटू क्या होगा n कैप। ये कैसे मैंने निकाला, आप एक टर्म फार्मूला पढ़े होंगे, एकांक वेक्टर a कैप इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वेक्टर a अपान मॉड ऑफ वेक्टर a, यानी वेक्टर a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपान मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू a होता है, ये होता है ना। तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए इस जगह अगर देखा जाए तो जो a कैप का काम है वो n कैप कर रहा है। तो n कैप करेगा तो a कैप की जगह n कैप लिखो, n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपान a। तो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a इंटू n कैप। बात समझ में आया ना। देखिए किसी भी क्षेत्रफल में यानी किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, और उसकी दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है ना। अतः हम क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्रफल a पर क्षेत्रफल के अभिलंबवत क्या होगा, बाहर की ओर खींचे गए
सदिश को ही क्या बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल सदिश को क्या बोलते हैं। देखिए क्या बताया हमने, किसी समतलीय क्षेत्रफल ए पर क्या होगा, क्षेत्रफल के अभिलंब बाहर की ओर खींचे गए सदिश को ही हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। और इसको वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ पे ए क्षेत्रफल का क्या है, परिमाण है, और ये क्या है, लंब को क्या होगा, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल सदिश की दिशा में एक अंक वेक्टर है। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश के बारे में। अब देखिए ये गॉस थ्योरम को पढ़ने में अपना एक अहम रोल अदा करता है। इसके साथ साथ अब हम एक और टर्म जानेंगे, घन कोण क्या होता है। घन कोण की बात हम करेंगे। घन कोण यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड एंगल, घन कोण। यानी अब देखिए क्षेत्रफल सदिश हमने समझा दिया, क्षेत्रफल सदिश के बाद अब बात करते हैं घन कोण का। ये सारे टर्म देखिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें गॉस थ्योरम को बताना है। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, उन चीजों को हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम गॉस थ्योरम पे पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ताकि गॉस थ्योरम को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए घन कोण क्या होगा। घन कोण को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे समतलीय कोण क्या होता है। समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल क्या होता है, व्हाट इज प्लेन एंगल, है ना। सब लोग पढ़े होंगे लेकिन जान नहीं पाते होंगे कि होता क्या है। देखिए जब कोई वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतर, मान लीजिए ये वृत्त है तो इसका एक केंद्र होगा ओ, और इस पर एक चाप ले लीजिए, चाप मान लीजिए चाप ए बी ले लिया जाए, चाप ए बी। तो ये चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, इस कोण को क्या बोलेंगे, समतलीय कोण कहेंगे। देखिए जिस तरीके से वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं, ठीक उसी तरीके से अब सॉलिड एंगल का मैं बताऊंगा। देखिए वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल कहेंगे। अब इसी तरीके से अगर कोई वृत्त की जगह स्फीयर ले लिया जाए, कोई गोला ले लिया जाए, इसका केंद्र O है, गोला को हमने ऐसे डॉटेड से ऐसे करके दिखा दीजिए, मान लीजिए गोला है तो इसमें अंदर पूरा मटेरियल ऐसे भरे रहेंगे, है ना। ये देखिए ये इसका सेंटर हो गया गोले का O, ठीक। तो देखिए किसी गोले का, है ना, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। या कह सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित क्या कहेंगे, कोण को घन कोण कहते हैं। क्या बताया हमने, किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को ही क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब मान लिया जाए इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया गया, ठीक। अब इस डीए को ऐसे मिला दीजिए, इससे सारे टर्म, इसके पूरे टर्म को मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए तो देखिए ये ऐसा शेप बन रहा है पूरा गोलाकार। गोलाकार कैसे आप मान सकते हो, ऐसे गोला गेंद मान लीजिए, गेंद का जो ऊपरी सरफेस कोई लेंगे, अगर कोई बॉल लेते हैं तो ऊपर ऐसे क्या है, पूरा अगर पूरा मटेरियल से भरा हुआ है तो इस पे अगर कोई भी एरिया लेंगे तो ऐसे अपना एक शेप में रहेगा ना, और उस शेप में जो एरिया क्या होगा, सेंटर पे कोई एंगल बनाएगा। ये मान लेंगे आर है रेडियस, और यहाँ पे जो कोण अंतरित हो रहा है उसी को हम बोलेंगे घन कोण, जिसको डी ओमेगा, डी एरिया के कारण हो रहा था डी ओमेगा, ए एरिया के कारण होगा तो ओमेगा मान लेंगे, ठीक। घन कोण का मात्रक ओमेगा स्टे रेडियन होता है। अब देखो जो कोण अंतरित होगा, देखो एरिया आप पढ़े होगे, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर पढ़े है ना, तो एरिया क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो
किसी गोले के अगर इसका मान अगर हम बढ़ाते हैं आर का तो ए का भी मान बढ़ेगा ना, तो वी कैन से दैट क्या एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे भी करो, क्या होगा डी एरिया के लिए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर स्क्वायर। डी ए यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट डी ओमेगा हम मान लेंगे यहाँ, जहाँ डी ओमेगा ये क्या है अनुक्रमानुपातीय नियतांक है और इसी को हम घन कोण कहेंगे। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया घन कोण हो गया। ये क्या हो गया केवल डी ए एरिया के कारण इस सेंटर ओ पर अंतरित घन कोण है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा सेंटर ओ पर अंतरित घन कोण कितना हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बार बार जो चीजें करते आए हम लोग फर्स्ट ईयर से ही इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल डी ओमेगा, ये हो जाएगा ना। तो डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल एला, आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया इधर, यह डी ए अलोंग ए। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल या एरिया क्या होगा क्षेत्रफल का समाकलन है ना। एरिया इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं यानी पृष्ठ समाकल बोलते हैं। किसी एरिया के एलांग जब इंटीग्रेट किया जाता है तो इसको सरफेस इंटीग्रल ऐसे एरिया लगा दिया जाता है। यहाँ ए मतलब एरिया, तो इसको सरफेस इंटीग्रल बोलिए या पृष्ठ समाकल बोलिए, यानी किसी पृष्ठ के अनुदिश इंटीग्रेट किया जा रहा है, समाकलित किया जा रहा है। तो ये हो गया। अब क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा इस संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल लेंगे डी ए इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। आप यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप केवल ऐसे ही आप लेते चलिए है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप निकालते हैं यहाँ से वैल्यू क्या होगा आर स्क्वायर से आर कट गया 4 पाई, यानी किसी संपूर्ण गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके सेंटर पे जो अंतरित घनफल होता है वो 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक, और यूनिट क्या लिखेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये क्या होगा यूनिट हो गया इसका। अब इसके बाद देखिए एक केस और मैं बताऊंगा जो गॉस थ्योरम पढ़ते समय इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे जो एरिया हम लोग यहाँ से लिए थे उसी फिगर को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ से। आप जानते हैं ना जैसे जब किसी ये पेन है ना, अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए एक साइड में कट कर दिया जाए तो कैसा शेप बनेगा, शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा। यानी क्या किया एक तरफ का सिरा हमने क्या कर दिया ऐसे फिनिशिंग कर दिया, दूसरा वाला वैसे रहे तो ऐसे बनेगा ना। यहाँ पे इसका कोई एरिया कोई पॉइंट लिया जाए, इस पृष्ठ का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में क्या होगा एरिया वेक्टर होगा। यहाँ पे पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ से इसका डायरेक्शन है ये ओ हो गया, ये डिस्टेंस आर लो। अब क्या होगा तो इसके लिए जब नॉर्मल हम ड्रा करेंगे तो क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा ना एन कैप। ठीक, और यहाँ से यह क्या बनेगा एंगल थीटा बन गया मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो इस तरीके से छाया प्रति छाया अगर निकालते हैं तो इसका तो ये कॉस वाला कंपोनेंट देता है डी ए कॉस थीटा। तो इससे पास करने वाला फ्लक्स नहीं हम देखेंगे, इससे पास सॉरी इसके द्वारा अंतरित घन कोण नहीं होगा, घन कोण तो ये बनाएगा ना, ये नहीं बनाएगा, ये वाला पार्ट बनाएगा इस पे घन कोण। मान लीजिए डी ओमेगा घन कोण बनाता है क्या होगा तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना। या इसी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं डी ए वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा ये लिख सकते हैं।
और ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा गया है, इसका डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करो, वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर एन क्या हो जाएगा, डी ए का क्या होगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऐसे लिख दे रहे हैं, ये मॉड लग गया यानी इसका मैग्नीट्यूड डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड डी ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और यहाँ कॉस थीटा, ऐसा होगा ना, डी ए कॉस थीटा यानी डी ए कॉस थीटा की जगह ये टर्म लिखा जा सकता है। इस ऐसे कंडीशन में जो घनकोण होगा उसका वैल्यू डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या मेंशन किया, आज के टॉपिक में हमने गॉस थ्योरम से यानी गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए जो रिलेटेड टर्म्स है जैसे क्षेत्रफल सदिश और घनकोण के बारे में हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट टर्म पे आगे के टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके।